Hello, how's you all? So welcome to my channel. Today we are going to do with the electricity part. First of all, आप सब एकदम आराम से बैठ जाओ. तुम्हारा 10th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, जो आज हम बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे कि तुम्हारे वेल प्रिपेयर्ड नोट्स बन जाएंगे. तुम्हारी नॉलेज यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी एंड तुम्हें क्या उसके बाद बुक उठा के देखनी नहीं पड़ेगी कि क्या है इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट द वीडियोज. हाँ जी बेटा, सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज स्टडी ऑफ चार्जेस. ये सिर्फ चार्जेस का खेल है. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? चार्जेस का इधर उधर जाना ही इलेक्ट्रिसिटी है. इलेक्ट्रिसिटी एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे घर पे, इंडस्ट्रीज में, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सभी जगह क्या है इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरी है. इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? विद द हेल्प ऑफ चार्जेस. अब चार्जेस क्या है? चार्जेस दो तरह के हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. ठीक है, ओके. उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, वैसे तो हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे बट इसके अलावा कुछ है थोड़ा सा आउट ऑफ बुक जो बता देती हूँ. इलेक्ट्रिसिटी की टू टाइप्स है. एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमने प्लस 2 में पढ़ना है, 10th में हमने नहीं पढ़ना, बट फिर भी नेम लिखा हुआ है तो थोड़ा सा पता होना जरूरी है. स्टैटिक का मतलब होता है व्हेन, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? चार्जेस. सो चार्ज एट रेस्ट. जब चार्जेस रेस्ट पे हैं तब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होगी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी बताओ क्या होता है? करंट मतलब मोशन. जब चार्जेस किस में है? मोशन में है. जब चार्जेस एट मोशन तो वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी होगी? करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का छोड़ देते हैं, बस और करने की जरूरत नहीं है, या फिर अगर कहते हो तो एक दो पॉइंट्स बता देती हूँ. छोटे होते करते थे ना 8th 7th 8th में कि एक स्केल ले लिया, उसको ऐसे बालों में रब किया तो उसके ऊपर कुछ चार्ज आ जाता है एंड फिर वो चार्ज क्या है? वो स्केल क्या है? पेपर को अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, वो क्या है बेटा? चार्जेस हमारी सारी बॉडी में हर एक पार्ट के पास, हर एक ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है. ठीक है, जब हम ऐसे ऐसे रब करेंगे ठीक है किसी चीज को, तो एक बॉडी का चार्ज दूसरी बॉडी के ऊपर क्या है? ट्रांसफर हो जाएगा. सिमिलरली हमारे बालों में जो चार्ज है, अगर हम रब करेंगे प्लास्टिक के स्केल को, उसके एक कॉर्नर पे वो चार्ज आ जाएगा एंड फिर हम क्या है? पेपर को अट्रैक्ट कर सकते हैं. अब चार्ज क्या है? रेस्ट पे. ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल वो हो गई. ठीक है, तो अच्छा, अब उसमें कौन चीज पार्ट ले रही है? प्लास्टिक का स्केल पार्ट ले रहा है, मतलब वी कैन से इंसुलेटर्स पार्ट ले रहे हैं. इंसुलेटर्स किस में पार्ट कर रहे हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में पार्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक का स्केल, स्टील का स्केल पेपर को अट्रैक्ट नहीं करेगा. ठीक है, क्योंकि जो स्टील है वो एक कंडक्टर है, उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो उसकी सारी बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाएगा, एक कॉर्नर पे नहीं रहेगा. बट जो स्केल है उसके एक कॉर्नर पे रह जाएगा वो चार्ज, क्योंकि वो स्टैटिक है, वो पेपर को अट्रैक्ट कर लेगा. ठीक है, आई विल टेल यू इंसुलेटर्स क्या होते हैं. ठीक है, उसके बाद जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसमें क्या है? जो चार्जेस हैं वो क्या है? फ्लो कर रहे हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, क्या है? ऐसे करके इधर से इधर चार्जेस क्या है? फ्लो कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा, जो ये वाली इलेक्ट्रिसिटी ये कौन परफॉर्म करते हैं? कंडक्टर्स. ठीक है, ओके. अब नेक्स्ट इज इंसुलेटर्स क्या होते हैं एंड कंडक्टर्स क्या होते हैं. सबसे पहले तो बेटा इंसुलेटर्स जो होते हैं which do not conduct electricity या फिर which do not allow charges to flow. ठीक है, ये कौन से होते हैं? इंसुलेटर्स. कौन? which do not allow charges to flow. एग्जाम्पल क्या आ गई? नॉन मेटल्स. ठीक है, और क्या आ गया? प्लास्टिक, वुड, ग्लास, ये सारे क्या होते हैं? हमारे इंसुलेटर्स होते हैं.
उसके बाद नेक्स्ट आ गया कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास, विच अलाउ चार्जेस टू फ्लो, जहां से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? पास करती है। ठीक है, वो क्या होते हैं? हमारे कंडक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल क्या आ गई? जैसे मेटल्स, अलॉयज, ठीक है, ये सारे क्या आ गए? हमारे कंडक्टर्स आ गए। एक नॉन मेटल ऐसा है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वो नॉन मेटल कौन सा है? ग्रेफाइट। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है दैट ऑल नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ठीक है, और ह्यूमन बॉडी ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। चलो ओके, नेक्स्ट हम अब कर रहे हैं, मैंने तुम्हें ऊपर बताया था कि ये भी मैं तुम्हें बताऊंगी क्यों कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इंसुलेटर्स नहीं करते, ये भी हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का थोड़ा सा बता दूं। पॉजिटिव चार्ज जो हमारे पास हो गए विच लैक इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पॉजिटिव चार्जेस वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, नेगेटिव चार्जेस वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एक और चीज, अगर दो पॉजिटिव चार्ज को इकट्ठा कर दिए तो इनको हम क्या बोलते हैं? लाइक चार्जेस बोलते हैं। ठीक है, एंड लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे से क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ठीक है, अगर हम इधर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रख दें तो ये क्या हो गए? अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, बट पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया कि व्हाई कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाई इंसुलेटर्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। रजे जो कंडक्टर्स है ना, कंडक्टर्स मतलब जैसे मेटल्स हैं, उनका जो सेंटर वाला प्रोटॉन है, ठीक है, उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, तुम्हें ये तो पता ही है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एटम के सेंटर में प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या है? रिवॉल्व करते हैं। जो कंडक्टर्स होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीली प्रेजेंट है। ठीक है, कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वो प्रोटॉन्स के साथ टाइटली बाउंड नहीं है। ठीक है, डू नॉट बाउंड टाइटली विद द प्रोटॉन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो इधर उधर घूम सकते हैं, तो वो कंडक्टर्स हो गए जिनमें इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएंगे तो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। बट जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनमें क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्या है? टाइटली बाउंड है। नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो नो इलेक्ट्रिसिटी विल बी देयर। उसके बाद ये तो था थोड़ा सा ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन जो तो वैसे तुम्हें पता भी होगा। अब हम करते हैं कुछ ऐसे कंसेप्ट जिसमें तुम्हें क्या है? फॉर्मूलाज बनाने हैं, कंसेप्ट बनाने हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आ गया करंट। ठीक है, करंट। रजत, करंट का देखो सिंबल क्या होता है? आई। करंट का सिंबल है आई। अच्छा, करंट का डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, कितना चार्ज यूनिट टाइम में फ्लो कर रहा है उसको हम करंट बोलते हैं। तो करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ करंट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट। अब जो करंट है उसका सिंबल क्या है? आई। चार्ज का सिंबल क्या है? क्यू। टाइम का सिंबल क्या है? टी। तो I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट फॉर्मूला हो गया टू फाइंड द करंट। करंट को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। नाउ व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ करंट? करंट की SI यूनिट क्या है? इसकी SI यूनिट है एम्पियर, जिसको हम A के साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, करंट को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होता है? मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? एमीटर। ठीक है, दिस इज एमीटर एंड एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। व्हाई इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज? बिकॉज इट शोज मिनिमम रेजिस्टेंस। बिकॉज इट शोज मिनिमम रेजिस्टेंस, या फिर इट प्रोवाइड मिनिमम रेजिस्टेंस टू द चार्जेस, दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अब आधे बच्चे सोच रहे हैं ये सीरीज क्या होता है? आई विल टेल यू, सीरीज एंड पैरेलल का कंसेप्ट भी हम करेंगे। ठीक है, अच्छा तो तुम्हें करंट का पता चल गया, बट मैं तुम्हें थोड़ा सा चार्ज के बारे में बता दूं।
रजी चार्जेस क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव। चार्ज की एसआई यूनिट का तुम याद कर लो, जरूरी है, बच्चे भूल जाते हैं। इसकी एसआई यूनिट है कूलम, ठीक है। चार्ज का सिंबल क्या है, क्यू, एसआई यूनिट क्या है, कूलम। अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, बच्चे कूलम को क्यू लिख देते हैं, चार्ज को सी लिख देते हैं, बट ये आपको याद रखना है, मैम ने बताया था, स्पेशल बताया था, चार्ज का सिंबल है क्यू, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, कूलम का सिंबल क्या है, सी, ठीक है, ओके। अब तुम्हारे पास क्या है, करंट है जो, वो हमेशा किसमें, एमीटर में होगा, ठीक है, सॉरी एम्पियर में होगा। जैसे 5 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग, 10 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग। समटाइम ये बोल देंगे 5 मिली एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग, मिली एम्पियर, तो उसको तुम कन्वर्ट कर लेना कैसे, 5 इंटू 10⁻³ अगर मिली एम्पियर है तो तुम क्या लगा दो, 10⁻³ लगा दो। अगर तुम्हारे पास 5 ऐसे करके लिखा है, म्यू ए लिखा हुआ है, तो इसको तुमने एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁶ लगा के क्या है, कन्वर्जन कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है, मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर, इसको तुम 10⁻³ इसको 10⁻⁶ के साथ कर सकते हो, ठीक है। लेट मी रब दैट। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। फर्स्ट टॉपिक था हमारा करंट, नेक्स्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल क्या है, V, एंड पोटेंशियल डिफरेंस देखो रजित, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्जेस को फ्लो करना है, उस फ्लो करते समय जो वो वर्क कर रहे हैं, जितने टाइम में परफॉर्म कर रहे हैं, उसी चीज को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जिसमें हमारे पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितना वर्क डन हो रहा है, एंड कौन कर रहा है वो वर्क डन, चार्ज परफॉर्म कर रहे हैं, उसी चीज को हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो इसका क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज। कितना चार्ज फ्लो करके गए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसमें जितना वर्क लगा उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल है V, वर्क डन का W, चार्ज का बताओ, तुम्हें पता ही है Q, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड फॉर्मूला जो हमने इस चैप्टर का लिया। फर्स्ट क्या था, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, सेकंड इज V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, ओके। नेक्स्ट, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी SI यूनिट क्या है, SI यूनिट है इसकी वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की जो SI यूनिट है वो क्या है हमारे पास, वोल्ट है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। एमीटर तो नहीं किसी ने देखा, बट वोल्ट मीटर तो सबने देखा होगा। हमारे घर पे जो एसीज है उनके साथ जो डब्बा सा लगा हुआ है, दैट इज वोल्ट मीटर। उसकी जो फ्लक्चुएशन होती रहती है, नॉर्मल वोल्टेज हमारे घर पे कितनी आती है, 220 वोल्ट, जो एक ऑप्टिमम लेवल है, ठीक है, ओके। उसके बाद जो वोल्ट मीटर है इसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। एमीटर को सीरीज में करते थे एंड वोल्ट मीटर को पैरेलल में करते हैं, बिकॉज ये क्या है, इसका रेजिस्टेंस हमारे पास क्या, आइडियल रेजिस्टेंस होता है, ये क्या है हमारे पास, मैक्सिमम रेजिस्टेंस शो करता है। ज्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से इसको हम सीरीज में कनेक्ट नहीं करते, तो ये ज्यादा रुकावट क्रिएट करते हैं, इसको हम पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसका क्या बन गया, वोल्ट की SI यूनिट क्या है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट क्या है, 1 वोल्ट। वर्क डन के किस में परफॉर्म करते हैं, जाउल्स में। चार्ज किस में करते हैं, कूलम में। तो 1 वोल्ट का क्या फॉर्मूला बन गया, या फिर अगर कभी एक बार पिछले साल क्या है आया हुआ था डेफिनेशन, डिफाइन 1 वोल्ट। हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 volt is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in 1 coulomb charge, that is known as 1 volt, ठीक है। This is the formula. Next topic is very important. बताओ कौन सा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा ओहम्स लॉ। ओहम लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर
voltage is always directly proportional to current, ठीक है. It states that at constant temperature या फिर at constant condition voltage and current are directly proportional to each other. If voltage will increase, current will increase, or vice versa, ठीक है. और we can say that I is directly proportional to V. Fine. अच्छा, अब तुम्हारे पास जो Ohm's law है उसमें हमने क्या करना है, एक फॉर्मूला निकालना है. जैसे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू लगा दिया. जब हम ये साइन हटाते हैं तो साथ में हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट. तो इधर हमने कौन सा कांस्टेंट यूज किया है, आर. आर इज रेजिस्टेंस एंड इट्स वैल्यू इज फिक्स्ड. तो इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है, दैट्स व्हाई इसको हमने क्या है, कांस्टेंट बोला है. तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, V इज इक्वल्स टू आर आई. इसको V इज इक्वल्स टू आई आर एंड V लिख सकते हैं. एंड हमारी ट्रिक क्या है, वीर, ठीक है. V इज इक्वल्स टू आई आर. अब इससे फॉर्मूला बन गया, वोल्टेज निकल सकती है V इज इक्वल्स टू आई आर. V अपॉन आर करके I निकल सकता है अगर R इधर ले जाएंगे. सेकंड फॉर्मूला ऐसे करंट निकाल सकते हैं एंड V अपॉन I करके R लिख सकते हैं. एंड ऐसे क्या है, हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है. वोल्टेज की यूनिट क्या है, वोल्ट. करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर. रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओहम, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं ओमेगा, ठीक है. ओमेगा की फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं. जब हम वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ हमेशा क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है. क्योंकि अगर वोल्टेज चेंज होती है तो करंट भी चेंज होता है, वोल्टेज चेंज होती है तो करंट भी क्या है, हमारा चेंज होता है, ठीक है. तो जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा. सो तुम्हें याद हो गया होगा, रेजिस्टेंस का भी तुम्हें पता चल गया. वैसे चलो तुम्हें फॉर्मूला तो मैंने बता दिया, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्या है, एक रुकावट है, ठीक है. रेजिस्टेंस इज अ रुकावट. मैं तुम्हें एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताती हूँ. जैसे हमारा ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते हम इसको, इलेक्ट्रिक सर्किट बोल सकते हैं, ठीक है. एक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या चाहिए, हमें वायर्स चाहिए. ये क्या है हमारे पास, दिस इज बैटरी, ठीक है. अगर ये ऐसे होता तो इसको सेल बोलते हैं. अगर काफी सारे सेल्स को कनेक्ट कर दिया जाए उसको बैटरी बोलते हैं. लंबे वाली लाइन पॉजिटिव चार्ज शो करती है, छोटे वाली लाइन नेगेटिव चार्ज शो करती है. तो हम पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे बैटरी को क्या है, कनेक्ट कर दिया है. उसके बाद हमारे पास क्या है, इधर की प्लग लगा देंगे. प्लग को ऐसे ब्रैकेट में डॉट लगाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, की बोलते हैं, ठीक है. उसके बाद इधर हमारे पास क्या आ गया, हमने इधर बल्ब कनेक्ट कर दिया. दिस इज द सिंबल ऑफ बल्ब, ठीक है. फिर हमने क्या कर दिया, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी जिसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है. एंड वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलली कनेक्ट करते हैं. एंड एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में. सीरीज मतलब ये लाइन में ही जा रहा है एमीटर, पर वोल्टमीटर क्या है, सारे सर्किट के पैरेलल है. क्यों पैरेलल है, क्योंकि ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस शो करता है, ये मिनिमम रेजिस्टेंस शो करता है. रुकावट क्या है, कम क्रिएट करता है, ये जो चार्जेस आ रहे हैं. अच्छा, अब ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया. तो अब जब स्विच ऑन करेंगे तो ये बल्ब विल क्या है, बल्ब विल ग्लो. एंड दीज आर द सिंबल्स. इसमें से 2-3 सिंबल्स तुम्हें पूछ लेते हैं. जैसे ये ड्रॉ कर देंगे तो पूछेंगे क्या है, दिस इज रेजिस्टेंस, ठीक है. अच्छा, अगर इसमें लाइन डाली होगी तो वो क्या है, वो उसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी. उसका मैं अभी बताने वाली हूँ क्या होता है. एंड दिस इज द सिंबल ऑफ बल्ब, दिस इज एमीटर, दिस इज की, स्विच. ये क्या हो गया, ऑन ऑफ मोड हो गया इसका, ठीक है. ये क्या हो गया हमारे पास, बैटरी. दिस इज वोल्टमीटर. अगर ये डॉट ना हो तो ओपन स्विच, अगर डॉट हो तो क्लोज स्विच. चलो, अब हमने पीछे टॉपिक कौन सा किया, ओम्स लॉ. ओम्स लॉ में हमने एक नई टर्म के बारे में जाना है, रेजिस्टेंस, जिसका मतलब होता है रुकावट, जिसकी एसआई यूनिट क्या है, ओम. अब क्वेश्चन आता है कि ये रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड. 4 फैक्टर्स है बेटे जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. फर्स्ट इज लेंथ, सेकंड इज एरिया, थर्ड इज टेम्परेचर एंड फोर्थ इज नेचर ऑफ मटेरियल. ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमारा रेजिस्टेंस क्या है, डिपेंड करता है.
लेंथ के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, अगर किसी वायर की लेंथ ज्यादा होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या है, ज्यादा होगा। इफ लेंथ ऑफ वायर इज मोर देन रेजिस्टेंस विल बी मोर। एरिया के साथ, अगर एरिया के साथ ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या है, कम होगा। तुम इसको कैसे याद करो, अगर बहुत लंबी सी हमारे पास एक बहुत लंबी गली है, बहुत लंबी स्ट्रीट, जैसे हम कहीं सड़क से गुजर रहे हैं, अगर वो बहुत लंबी सड़क है तो वहां पे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आएंगी। कभी कोई कार जा रही है, कभी कोई काऊ जा रही है, कभी किसी ने रोक लिया, तो बहुत सारी रुकावट आएंगी। जितनी लंबी सड़क उतनी ज्यादा रुकावटें, तो जितनी लंबी वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट कैसे याद करते हैं, एरिया के साथ ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। अगर जो पहले हमने एग्जांपल ली कि सड़क बहुत लंबी है, बट अगर सड़क बहुत ब्रॉड है, वो बहुत ज्यादा क्या है, विड्थ में ज्यादा है, तो अगर इधर शेर बैठा है, इधर कुत्ता बैठा है, तो हम क्या बीच में से निकल के जा सकते हैं। तो अगर एरिया ज्यादा है तो रुकावटें क्या है, कम हो जाएंगी। बट अगर एरिया कम है तो सारे रास्ता ब्लॉक किया और हम निकल नहीं पाएंगे, तो रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसे हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि थिकनेस में ज्यादा है। ठीक है, अच्छा टेम्परेचर, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसमें ग्राफ वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे करके T1 T2 लिख देते हैं कि बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका स्लोप ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा होगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट आ गया बेटा नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब है कि जो वायर है वो बनी किस चीज से। नेचर ऑफ मटेरियल में आ जाता है कि जो वायर है वो किस चीज से बनी है। हमारी जो वायर है अगर तो वो मेटल की बनी है, फिर तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा। अगर तो वायर मेटल की बनी है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, बट अगर वो अलॉय की बनी है तो मेटल से भी उसका रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा होगा। मतलब नॉन मेटल का रेजिस्टेंस कम होता है, मेटल का ज्यादा होता है, अलॉय का सबसे ज्यादा होता है। अलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स या फिर मिक्सचर ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलॉय बोलते हैं। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। अलॉयज जैसे निक्रोम वायर, टंगस्टन वायर, ये क्या ज्यादा रेजिस्टेंस शो करेंगी एज कम्पेयर टू कॉपर वायर जो मेटल की वायर होती है। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास क्या थे, कुछ फैक्टर्स थे। तो इससे हम इन फैक्टर से हम एक नया फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जिसको मैंने वेरिएबल रेजिस्टेंस भी तुम्हें बताया था, इसका सिंबल P से होता है, इसको बोलते रो है। जैसे लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जैसे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसको फर्स्ट मान लिया। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a, इसको 2 मान लिया। ये हमने दो फैक्टर्स लिए रेजिस्टेंस के। अगर हम कंबाइन कर ले 1 एंड 2 को, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, तो R क्या कॉमन आ जाएगा, ऐसे भी आ सकते हैं। अभी भी यही बन रहा है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन हटा के इक्वल टू लगा दिया, एंड कांस्टेंट कौन सा लगा दिया, रो लगा दिया। दिस इज नोन एज रेजिस्टिविटी। अब बच्चे भूल जाते हैं रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी का, बट याद रखना R इज रेजिस्टेंस, रो इज रेजिस्टिविटी। अच्छा, R की यूनिट क्या है, ओम। तो रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट फाइंड करते हैं हम, तो अब लिख देते हैं R की यूनिट क्या है, ओम। ठीक है, रेजिस्टिविटी की पता नहीं, लेंथ की क्या है इधर से मीटर, एरिया की क्या है मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर का इससे कट कर देंगे, इधर इसको इधर ले जाएंगे, ओम। ये मीटर इसके साथ लेंगे, ओम मीटर इज इक्वल्स टू रो। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या बन गई, ओम मीटर। ये एम क्या है, इसके साथ कट हो गया था। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी को कैसे फाइंड करते हैं, रेजिस्टेंस के दो फैक्टर्स को कंबाइन करके हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा ब्रीफ में पहले एक बार जितने फॉर्मूले किए हैं वो बता दूं, कहीं तुम सारे भूल गए हो। हमने सबसे फर्स्ट किया था I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। सेकंड हमने किया था पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन अपॉन Q। ठीक है, फिर हमने किया ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR। फिर हमने किया ये रेजिस्टेंस का हो गया, जैसे इसको R इज इक्वल्स टू V अपॉन I भी लिख सकते हैं। फिर हमने किया रेजिस्टिविटी का, जिसमें R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन M बना था। अगर रो का निकालना है, R इंटू A अपॉन L इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी। तो फर्स्ट फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T,
सेकंड V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, थर्ड R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, फोर्थ इज rho is equals to R into A upon L. These are the four formulas which we have completed just now. Okay. I की यूनिट क्या है? एम्पियर. वोल्टेज की यूनिट क्या है? वोल्ट. रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओहम. रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है? ओहम मीटर. Up to now it is clear to you. Okay. And the next topic we have to do about the power. Next topic हमारा कौन सा है? पावर. पावर का बड़ा इजी कंसेप्ट है. देखो पावर क्या होता है? वर्क डन इन पर यूनिट टाइम. ठीक है, मतलब पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम. इसको क्या बोलते हैं? हम पावर बोलते हैं. ठीक है, पावर की बेटा एसआई यूनिट क्या होती है? वॉट. ठीक है, एंड इसकी कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है? किलोवाट. घर पे भी पावर होती है ना, इतने पावर का बल्ब है, इतना का वो है, तो इसकी कॉमर्शियल यूनिट क्या है? किलोवाट आवर. ठीक है. अच्छा, वर्क की यूनिट क्या होती है? जाउल. टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड्स. तो जाउल पर सेकंड्स को हम वॉट भी बोल सकते हैं. कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर क्या है? किलोवाट आवर भी क्या है? इसको हम यूज करते हैं जो हैवी अप्लायंसेस होते हैं. ठीक है, उसके लिए. एंड जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो किलोवाट आवर की फॉर्म में ही आता है. अब हमारे पास पावर के कुछ फॉर्मूला है बेटा. जैसे एक फॉर्मूला तो मैंने तुम्हें करवा ही दिया. पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम. वर्क नहीं चल रहा. पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम. दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला. अगर पावर को हमने वोल्टेज और करंट की फॉर्म में निकालना है तो कैसे निकालेंगे? डिराइव सेकंड फॉर्मूला. प्रीवियस फॉर्मूलाज यूज करेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला निकालने के लिए. तो हमारे पास क्या है? पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम. ये हमारे पास ऊपर से आ गया. अच्छा, तो हमने वर्क का वोल्टेज का फॉर्मूला क्या निकाला था? वर्क डन अपॉन क्यू निकाला था. ये निकालना था. ठीक है, तो इससे हम वर्क का निकाल लेंगे. W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू. ये लिख सकते हैं? लिख सकते हैं. ठीक है, इसको मैंने 1 मान लिया, इसको मैंने 2 मान लिया. अच्छा, एक मैंने करवाया था I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T. ये किया था, तो हम इससे Q का फॉर्मूला निकाल सकते हैं. Q को हम लिख सकते हैं I इंटू टी. ये T इधर चले जाएगा, Q क्या हो गया? I इंटू टी हो जाएगा. ठीक है, चलो अब मैं क्या कर रही हूँ? इस फर्स्ट फॉर्मूला में सेकेंड फॉर्मूला को पुट कर रही हूँ. पुट वैल्यू ऑफ 2 in 1. ठीक है, P इज इक्वल्स टू W की जगह मैंने क्या लिख देना है इधर? V इंटू क्यू. ठीक है, ये T तो एज इट इज रह जाएगा. ठीक है, अब ये हमारी इक्वेशन कौन सी बन गई? इक्वेशन फोर्थ बनी. अब इक्वेशन फोर्थ में मैंने ये थर्ड वाली वैल्यू पुट करनी है. मतलब यहाँ Q की जगह मैंने I इंटू टी पुट कर देना है. V इंटू क्यू की जगह I इंटू टी अपॉन टी. टी के साथ 3 कट हो गया. पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट. दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला. फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम. सेकेंड फॉर्मूला क्या है? पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई. बेटा पता है बच्चे क्या आए हैं इस चैप्टर में? ये जो हमने फॉर्मूलाज किए थे ना वर्क का और एनर्जी ये सॉरी करंट का, ये भूल जाते हैं. वो सिर्फ ओहम्स लॉ अप्लाई करने लग जाते हैं. V इज इक्वल्स टू IR, क्योंकि उससे भी हम वोल्टेज और करंट फाइंड कर लेते हैं. बट इन दोनों फॉर्मूलाज को भूलो मत, क्योंकि हमने पावर का फॉर्मूला इसी से डिराइव करना है. ठीक है, तो पावर का ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, सेकेंड फॉर्मूला हो गया. अब पावर का थर्ड फॉर्मूला निकालना है. तो पावर का थर्ड फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? सेकंड फॉर्मूला तो तुम्हें याद हो गया VI. फर्स्ट भी तुम्हें याद हो गया. दिस इज सेकंड फॉर्मूला. अब हमने थर्ड फॉर्मूला निकालना है. पावर को जब हमने करंट और रेजिस्टेंस की फॉर्म में करना हो. ठीक है, थर्ड फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? एक तो हमें पता है V इज इक्वल्स टू IR. ओहम्स लॉ. ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? V इज इक्वल्स टू IR. एंड ये सेकंड फॉर्मूला क्या कहते हैं? P इज इक्वल्स टू V इंटू आई. ठीक है. अच्छा, अगर हम ये फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दे तो क्या होगा? ठीक है, कैसे? अगर मैं V की वैल्यू इधर पुट कर दूं, P इज इक्वल्स टू V की जगह अगर मैं IR लिख दूं, ठीक है, ये I तो एज इट इज रह जाएगा. I इंटू आई, आई स्क्वायर R. पावर का थर्ड फॉर्मूला क्या बन गया? P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R. दिस फॉर्मूला जब हमें करंट और रेजिस्टेंस दिए होते हैं.
पावर इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, दिस इज द थर्ड फॉर्मूला। अच्छा, फोर्थ फॉर्मूला कैसे निकालने हैं, जब हमें क्या कहते हैं वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस दिया हो, फोर्थ फॉर्मूला। तो ओहम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। अच्छा, हम I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर भी लिख सकते हैं, एंड सेकंड फॉर्मूला क्या कहता है, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई, ये कहता है। अगर हम ये फर्स्ट वाली वैल्यू सेकंड में पुट कर दें, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू इस I की जगह हम V अपॉन R लिख दें, तो पावर क्या आ जाएगी, V स्क्वायर अपॉन R आ जाएगी, एंड दिस इज द फोर्थ फॉर्मूला, ठीक है। तो बेटा हमने पावर के 4 फॉर्मूलाज कर लिए हैं, किसी भी तरीके से तुम पावर फाइंड कर सकते हो। पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई, पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। दीज आर द ऑल फॉर्मूलाज टू फाइंड द पावर। यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज किलोवाट आर, एंड जब वॉट को किलोवाट आर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास 3.6 इंटू 10⁻⁹ क्या है, वो भी आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पावर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक आई थिंक, देखो एक बार, अच्छा रेजिस्टेंस का भी एक टॉपिक है, तो चलो वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में करवा देती हूँ। अभी एक टॉपिक करवा देती हूँ एनर्जी का। हमारे पास एक दो टॉपिक रह गए, एक तो हमारे पास रह गया कि रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कैसे निकालते हैं, एक हमारे पास रह गया एनर्जी वाला टॉपिक, ठीक है। बेटा देखो, अगर पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम है, ठीक है, तो वर्क क्या है, एक तरह की एनर्जी है। एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। तो हमारे पास पावर इज इक्वल्स टू E अपॉन टी बन गया, और वी कैन से दैट E इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, ये T इधर चले जाएगा, E इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, अगर हम पावर की फॉर्म में एनर्जी निकालना चाहते हैं। अब हमारे पास बेटा एक टॉपिक है जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जाउल क्यों, क्योंकि एनर्जी की यूनिट जाउल होती है। हीटिंग मतलब हीट एनर्जी, जब हमारे घर पे कोई करंट आ रहा है एंड वो क्या है, हमारे कोई भी अप्लायंस को क्या इतना करंट आ रहा है, हीटअप कर देता है, तो वो हीटअप होके क्या है हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है, उसको हम हीट एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला है H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्मूला है किसका, हीट का, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये फॉर्मूला हमारे पास कैसे बना, इसके कुछ कंसेप्ट है। पहले तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने क्या क्या पढ़ना है। जैसे हमारा ये टोस्टर है, ठीक है, टोस्टर के अंदर ये स्प्रिंग सा लगा हुआ है एंड टोस्टर को हमने क्या है सॉकेट के साथ अटैच किया हुआ है। ये जो वायर है ये किससे बनी हुई है, कॉपर से बनी हुई है, पर अंदर जो वायर है ये स्प्रिंग सा बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है, निक्रोम से बना हुआ है, ठीक है। निक्रोम क्या है, एक अलॉय है, कॉपर क्या है, एक मेटल है। तो इस दोनों में क्या डिफरेंस है, कॉपर का रेजिस्टेंस क्या है, कम है, एंड निक्रोम का रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है हमारे पास। तो जब ये यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ये टोस्टर को हीट मिल रही है, तो ये निक्रोम वायर क्या है बहुत ज्यादा हीटअप हो जाती है, एंड हीटअप होके यहाँ से क्या है रेड वाले बटन में क्या है ये हीट प्रोड्यूस कर देती है, एंड रेड वाला क्या है बटन क्या है ग्लो करने लग जाता है ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला ये H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी कैसे बना, देखो हमें पता है हमने वोल्टेज निकाला था V इज इक्वल टू W अपॉन Q, जिसमें हमने वर्क निकालना है, वर्क को हम लिख सकते हैं V इंटू Q। सेम जब हमने पावर को निकालने के लिए किया था, उसके बाद एक फॉर्मूला क्या था I इज इक्वल टू Q अपॉन T, तो हम इधर से लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू I इंटू T। ये दोनों चीजें हमने कर ली। उसके बाद हमें पता है ओहम्स लॉ क्या कहते हैं, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। V इज इक्वल टू IR हमारे पास है। अगर हम पुट थर्ड एंड सेकेंड इक्वेशन इन इक्वेशन 1, अगर इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले एंड इसको 3 मान ले, 3 एंड 2 को 1 में पुट कर दे, ठीक है। अगर हम ऐसे कर लें W इज इक्वल टू, ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, V की वैल्यू में IR पुट कर दूं, Q की वैल्यू में IT पुट कर दूं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अगर वर्क है तो मतलब एनर्जी है, कौन सी एनर्जी होगी, हीट एनर्जी।
हीट एनर्जी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो हीट एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, स्क्वायर ऑफ करंट पे, रेजिस्टेंस पे एंड टाइम पे, ठीक है। अगर हमारा करंट डबल है तो हीट क्या हो जाएगी हमारी, इफ आई डबल्स हीट प्रोड्यूस विल बिकम 4 टाइम्स, क्योंकि ये इसका स्क्वायर है, एंड टी इज टाइम नॉट टेम्परेचर, ठीक है, ये इस पे डिपेंड करता है। अब अगर तुम्हारे पास करंट नहीं दिया हो, वोल्टेज दिया हो, तो तुम फिर क्या करोगे, ठीक है। तो अगर हम ऐसे कर लें, हमें पता है देखो ओहम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू आई आर, बट हम इसको कह सकते हैं V अपॉन आर इज इक्वल्स टू आई, ठीक है। अगर हम इस सबको स्क्वायर कर दें तो क्या बन जाएगा, V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर, ठीक है। एंड इस वैल्यू में इसको हम A मान लेते हैं। अगर इसमें हम आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर की जगह हम V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर पुट कर दें, आर टी एज इट इज रहेगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो H क्या बन जाएगा, V स्क्वायर अपॉन आर टी। ये हमारे पास एक क्या है, नया फॉर्मूला बन जाएगा। तो हीट के हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं, एक तो आई स्क्वायर आर टी, एक है V स्क्वायर टी अपॉन आर। दीज आर द टू फॉर्मूलाज, ठीक है। Okay, as the appliances which run on electricity do not convert electricity on heat energy, only electrical appliances like geyser, kettle, oven, हीटर, ये सारे क्या है, ये हमारे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उनको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ये वाली डिवाइसेस। वाई? क्योंकि इन डिवाइसेस के अंदर एक स्प्रिंग सा लगा होता है, जो स्प्रिंग क्या किससे बना होता है, वो अलॉय से बना होता है, एंड अलॉय का रेजिस्टेंस क्या है, वो ज्यादा होता है, एंड वो इलेक्ट्रिसिटी के जाने से क्या है, ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर देता है, हीट प्रोड्यूस होने की वजह से वो क्या है, रेड हॉट हो जाता है, ठीक है। तो इनकी एप्लीकेशंस भी हैं कुछ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट की, जैसे कहते हैं ये अप्लायंसेस होती हैं, रूम हीटर्स, कैटल वगैरह, जब हम इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं, तो इनके जब स्विच ऑन करते हैं तो ये कनेक्टिंग केबल है कॉपर की बनी हुई, वो क्या कर रही है, हमारे पास अंदर पहुंचा रही है, सारा करंट पहुंचा रही है, बट उसका रेजिस्टेंस लो होता है तो वो जलती नहीं है, बट जो अंदर वाला हमारे पास कॉइल बनी हुई है, हीटिंग कॉइल बनी हुई है, वो क्या करती है, ग्लो करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से क्या है, हमारा हीटर या फिर जो कैटल है या फिर जो टोस्टर है वो हीट प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। जो स्प्रिंग है वो क्या है, अलॉय से बना है, एंड वो क्या है, हीट अप होके हमारी चीज को गर्म कर देता है। सेकंड आ गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। जो हमारे येलो बल्ब्स होते हैं उसके अंदर एक पतली सी फिलामेंट होती है, वो फिलामेंट किससे बनी होती है, टंगस्टन से बनी होती है। टंगस्टन का सिंबल होता है W, जैसे वर्क डन का सिंबल होता है W, टंगस्टन का सिंबल भी क्या है, W होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर मेड अप ऑफ टंगस्टन, बट जो टंगस्टन है वो एक अलॉय है, एंड उसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, एंड उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, बहुत ज्यादा है। जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से वो मेल्ट कर जाता है, मेल्ट करने के बाद वो बल्ब क्या है, ग्लो कर जाता है, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इलेक्ट्रिकल बल्ब होते हैं उनको एयर के एक्सपोजर में नहीं लाना होता, क्योंकि एयर के एक्सपोजर में आने से वो बर्न हो जाते हैं, ऑक्सीजन के एक्सपोजर से आने से। इसलिए जो बल्ब्स है हमारे वो किससे बने हुए हैं, इनर्ट गैसेस आर फिल्ड इन द बल्ब्स, आर्गन एंड नाइट्रोजन से बने हुए हैं। बट हमें जो येलो बल्ब्स होते हैं हमारे घर पे उनको तो यूज ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावर कंजप्शन करते हैं। तो हमें कौन से बल्ब्स यूज करने चाहिए, हम CFL लाइट्स यूज करनी चाहिए, जिसमें क्या है, हमारी टंगस्टन क्या है, ना यूज हो, क्योंकि उन बल्ब्स की लाइफ क्या है, लॉन्ग लाइफ होती है, ठीक है। लास्ट पॉइंट हमारे जो थर्ड है, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज। जो हमारे घर पे फ्यूज होते हैं, जो जैसे कि ये फ्यूज है, इसके अंदर ये जो वायर लगी हुई है, फ्यूज वायर, ये कॉपर की बनी हुई है। तुम्हें पता है मेटल्स का रेजिस्टेंस तो क्या है, कम होता है। तो जब हमारे घर पे ओवरलोड हो जाता है, एक रूम में हीटर चल रहा है, एक पे किचन में ओवन चल रहा है, कहीं पे कुछ चल रहा है, कहीं पे कुछ चल रहा है, तो ओवरलोड क्रिएट हो गया। ये जो फ्यूज है, इसके अंदर जो कॉपर वायर है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, एंड सारा कनेक्शन जो घर पे जाता है उसको क्या है, रोक देता है, ठीक है। तो फ्यूज को सेफ्टी डिवाइस बोला जाता है। सेफ्टी डिवाइस कैसे, क्योंकि जो फ्यूज है जब ओवरलोड हो जाता है, हमारे घर पे हर एक करंट हर पार्ट पे जा रहा है, ठीक है, जब ओवरलोड हो जाता है तो ये खुद मेल्ट हो जाता है, एंड हमारी अप्लायंसेस को सड़ने से क्या है, बचा देता है, ठीक है। क्योंकि ये कंडीशन कब आती है, जब जैसे एज वी नो दैट H इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। जब करंट क्या है ज्यादा हो जाता है एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, फ्यूज डैमेज इटसेल्फ एंड स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट। जब फ्यूज हीट अप हो जाता है तो वो करंट के फ्लो को रोक देता है। ठीक है, ओके, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तुम्हारा एक टॉपिक रह गया रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, तो वो भी मैं तुम्हें अभी करवाई देती हूँ। तो हमारा ये वन शॉट वीडियो बन जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, तो करवाई देती हूँ। इट्स वेरी इजी। रेजिस्टेंस इन सीरीज, जब हमारी सारी अप्लायंसेस एक लाइन में लगी होती है, ये बल्ब लग गया, ये वो लग गया, ठीक है, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या है, वोल्ट करंट जाना है हमारे पास सभी को। ठीक है, जब रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो सबको जो करंट जाता है वो सेम करंट जाता है। ठीक है, आई करंट जाता है, बट वोल्टेज सबको डिफरेंट जाती है। यहाँ पे V1 वोल्ट जाएगी, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3। ठीक है, तो एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, सबको सेम करंट जा रहा है, तो हमारे पास क्या बन गया, वोल्टेज सबको लग जा रही है। V1 का क्या बन गया, IR1, यहाँ पे I करंट जा रहा है R1। V2 को क्या लिख सकते हैं, IR2 लिख सकते हैं। V3 को क्या लिख सकते हैं, IR3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो। अगर हम सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर दें, V हमारे पास क्या है, V इज इक्वल्स टू IR। ये छोड़ दो, अभी हमारे पास फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन आ गया। एक हमारे पास ये जो सिंगल वोल्टेज है सबको दे दिया, तो ये V किसके इक्वल होगी, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल हो गया। इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। 1 एंड 2 को 3 में पुट कर देते हैं, पुट 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3। तो V की जगह क्या आ जाएगा, IR, V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3। I क्या है, हमने कॉमन ले लिया, इधर से भी कॉमन ले लिया, एंड दोनों I क्या है आपस में फिर कट हो जाएंगे। तो R किसके इक्वल हो गया, R1 प्लस R2 एंड सो ऑन। दिस इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, मैंने इसके पैर में S लिखा है, इसका मतलब है रेजिस्टेंस इन सीरीज। जब रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो हमारे पास क्या है, टोटल रेजिस्टेंस क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के सम के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। जब सारे रेजिस्टेंस किसमें कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल में। जब हमारे रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो सबको क्या है, डिफरेंट डिफरेंट करंट जाता है, बट वोल्टेज सबको सेम जाती है। इधर भी V वोल्ट, इधर भी V, इधर भी V, बट करंट क्या है, डिफरेंट जाता है, I1, I2, I3। मतलब I करंट था जो गया, बट वो किस में डिवाइड हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एंड जो वोल्टेज है चलो वो सेम रही। ओहम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, इसको हम V अपॉन R इज इक्वल्स टू I भी कह सकते हैं। अब I की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V अपॉन R1, V अपॉन R2 किसकी आ जाएगी, I2 की आ जाएगी। तो हम सबको इसमें पुट कर देंगे। अब I की जगह हम V अपॉन R लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। I1 की जगह हम V अपॉन R1 लिख सकते हैं, फिर हम V अपॉन R2 लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, इधर से V कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके 1 अपॉन R आ जाएगा। इधर से भी V कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन। ठीक है, V से V कैंसिल हो गया, 1 अपॉन RT इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 हो जाएगा। P का मतलब है पैरेलल। जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो सभी रेजिस्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। जब रेजिस्टेंस इन पैरेलल है तो आंसर हमारा जो भी आएगा, अगर कभी आंसर हमारा 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 3/4 आता है, तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारा, 4/3 आ जाएगा। तो ये क्या है, हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तुमने इसमें क्या याद रखना है, जब चीजें सीरीज में कनेक्ट होती है तो सभी जगह क्या है, सेम करंट जाता है। ठीक है।